मुल्क की हालिया तारीख की सबसे ताकतवर, बाअसर और मुतनाज़े तरीन शख्सियात में से एक अहम शख्सियत साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि DGISI जो आर्मी चीफ के बाद सबसे ताकतवर ओहदा समझा जाता है, इस ओहदे पर रहने वाली शख्सियत का कोर्ट मार्शल करके उनके अपने इदारे ने ही 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी है। ISPR के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद पर 4 इल्ज़ामात साबित होने पर उन्हें मुजरिम करार दे दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि मुजरिम का सियासी अनासिर के साथ मिलीभगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तियाल अंगेज़ी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने और कुछ दीगर मामलात को अलग से देखा जा रहा है। इस हवाले से अब यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस कार्रवाई के असरात इमरान खान पर भी पड़ सकते हैं। ISPR आज जारी होने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ, जो 15 माह तक जारी रही। मुलजिम पर 4 इल्जामात आयद किए गए। इन इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ जो रियासत की सलामती और मफादात के लिए नुकसानदेह हैं, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज़ अफराद को बिलाजवाज़ नुकसान पहुँचाने के इल्जामात शामिल हैं। ISPR के मुताबिक तवील और जामे कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम को तमाम इल्जामात में कसूरवार करार देते हुए 11 दिसंबर 2025 को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाज़ों पर अमल किया। मुलजिम को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। इन हुकूक में अपनी मर्जी की दिफाई टीम का हक भी हासिल था, जबकि मुजरिम को मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। ISPR के मुताबिक मुजरिम का सियासी अनासिर के साथ मिलीभगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तियाल अंगेज़ी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना और इसके अलावा बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलविस होने के मामले से अलहदा तौर पर निपटा जा रहा है। यह ISPR का एलामिया है, जिसमें वाज़े हो रहा है कि जनरल फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा होने के बावजूद मामला ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि मज़ीद तहकीकात या कार्रवाई हो रही है, जिनमें सियासी मामलात भी शामिल हैं। ये हम पूछेंगे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन पहले आपको बताएं कि आज के फैसले पर जनरल फैज़ हमीद के वकील का भी मौक़िफ़ सामने आया है। BBC के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद के वकील मियां अली अशफाक ने कहा है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान उनके मौक्किल के आसाब मजबूत रहे और अब वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। मेरे पास पहले से ही सज़ा को चैलेंज करने की हिदायत मौजूद हैं, ताहम उनके मुताबिक उन्हें फैसले की कॉपी इस गुफ्तगू तक मौसूल नहीं हुई थी। उनके मुताबिक उन्हें भी सज़ा के फैसले का इल्म ISPR की जानिब से जारी होने वाली प्रेस रिलीज से हुआ। जनरल फैज़ हमीद के वकील ने कहा कि फैसले की कॉपी मिलने पर इसका तफसीली जायज़ा लेकर अपील दायर कर देंगे। मियां अली अशफाक के मुताबिक 6 दिसंबर को जनरल फैज़ हमीद को चार्जशीट किया गया और गुज़िश्ता साल 13 दिसंबर को बाज़ाब्ता ट्रायल शुरू किया गया। पहला अपील का फोरम आर्मी कोर्ट ऑफ अपील है, जबकि आर्मी चीफ के पास अपील का रास्ता भी मौजूद है। मियां अली अशफाक का मजीद कहना था कि 90 से ज़्यादा इस केस की समातें हुई और मैंने 3 से 12 घंटे योमिया अपने मौक्किल के साथ भी गुजारे। वो अहम मामला जिसकी बुनियाद पर जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ उनके अपने ही इदारे ने कार्रवाई शुरू की थी, वो एक हाउसिंग सोसाइटी का मामला था। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी केस में जनरल फैज़ हमीद ने मुबैना तौर पर ज़ाती फ़ायदा हासिल करने के लिए ओहदे और वर्दी का गलत इस्तेमाल किया था। मई 2017 में जनरल फैज़ हमीद ने मुल्क की एक कारोबारी शख्सियत की हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करने के लिए उन समेत उनके ख़ानदान को अपनी टीम के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाया। रेंजर्स और ISI के अहलकारों को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके उस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कंवर मुईज़ के घर पर छापा लगवाया, उनके घर का साजो सामान लूटा और फिर उनको गैर कानूनी तौर पर अपनी तहवील में रखा। 12 मई 2017 को यह वाक़या पेश आया था, जिसे 19 मई 2017 को हमने अपने प्रोग्राम में उठाया था। ये वो ज़माना था जब जनरल फैज़ हमीद बग़ैर किसी रुकावट के जो करना चाहते थे करते थे और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था, कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। मगर मारूफ तहक़ीक़ाती सहाफ़ी एजाज़ सैयद ने इस खबर पर काम किया और 19 मई 2017 के प्रोग्राम में हक़ाइक़ हमने आवाम के सामने रखे। इस बारे में हमारी हाउसिंग स्कीम की मिल्कियत रखने वाले खानदानी ज़राए से बात हुई है। खानदानी ज़राए दावा करते हैं मामला ज़मीन पर कब्जे का है, लेकिन इसे MQM लंदन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जुमे की सुबह टॉप सिटी 1 की साइट, उसके दफातर और प्रोजेक्ट के मालिक कंवर मुईज़ के घर पर रेंजर्स ने छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार करने के साथ साथ घर में मौजूद जेवरात, नकदी और लाइसेंस याफ्ता असला भी साथ ले गए। ये खानदानी ज़राए का दावा है। खानदानी ज़राए ये भी कहते हैं कि छापे के दौरान टॉप सिटी 1 के दफातर से तमाम रिकॉर्ड और मशीनें भी साथ ले गए हैं।
खानदानी ज़राए के दावे के मुताबिक उनकी हाउसिंग स्कीम पर पिंडदाद खान के चौधरी कब्जा करना चाहते हैं और उन पर डील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। 12 मई की सुबह 60 के करीब सिक्योरिटी एहलकार जो सादा कपड़ों, रेंजर्स यूनिफॉर्म और ATS की वर्दी में थे, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हुए, जिनमें टॉप सिटी 1 हाउसिंग सोसाइटी, G11 में सोसाइटी के दफातर और हाउसिंग स्कीम के मालिक कुंवर मुइज़ का घर भी शामिल था। हमें जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक कुछ हल्के इस हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया से कोई पैसे भी हथियाना चाहते थे और उनमें एक खुफिया अदारे के कुछ एहलकारों का, कुछ अफसरों का नाम भी शामिल है। इस वाक़े से मुताल्लिक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कुंवर मुइज़ ने सुप्रीम कोर्ट से 2023 में यानी वाक़े के 6 साल बाद रुजू किया और बताया कि 12 मई 2017 को जनरल फैज़ हमीद की हिदायत पर पंजाब रेंजर्स ने ISI की टीम के साथ उनके घर और दफ्तर पर छापा मारा। 400 तोला सोना, भारी रकम और हाउसिंग सोसाइटी की दस्तावेजात साथ ले गए और दीगर कीमती साजो सामान भी चुरा लिया और घर के बाहर ही आपस में तकसीम भी कर लिया। कुंवर मुइज़ के मुताबिक छापे के दौरान उनके बेटे, जिसकी उम्र 8 से 9 साल थी, उसके मुंह पर ISI के अफसर इर्तज़ा हारून ने अपना बूट रख दिया और फिर कुंवर मुइज़ को गिरफ्तार करके साथ ले गए और हिरासत के दौरान शदीद टॉर्चर किया गया। कुंवर मुइज़ के मुताबिक बाद में कुछ चीज़ें वापस की गई, लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने छापे के दौरान जब्त किया गया 400 तोला सोना और एक बड़ी रकम को वापस करने से इनकार कर दिया। कुंवर मुइज़ की इस दरख्वास्त पर 14 नवंबर 2023 को चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस केस में अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया और वाज़ेह किया कि अगर मुतासरा फरीक मुइज़ अहमद, जनरल फैज़ हमीद समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ वज़ारत दिफा से कोई भी शिकायत करते हैं तो उस शिकायत से कानून के मुताबिक निमटना चाहिए। और फिर गुज़िश्ता साल अप्रैल में खबर सामने आई कि फ़ौज ने साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। फिर उनका बाकायदा कोर्ट मार्शल शुरू हुआ, उन्हें तहवील में ले लिया गया और आज उन्हें 4 इल्ज़ामात में मुजरिम करार देते हुए 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। मगर जनरल फैज़ हमीद पर सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी का इल्ज़ाम नहीं लगा, बल्कि उनका किरदार हालिया तारीख की मुतनाज़ तरीन शख्सियात में से एक के तौर पर कई बार उभर कर सामने आ चुका है। जनरल फैज़ हमीद ने ISI के DGC होते हुए एक मेजर जनरल की हैसियत से नून लीग की हुकूमत के खात्मे, नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाने और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने के प्लान को अमली जामा पहनाया। मई 2017 में जिस वक्त जनरल फैज़ हमीद अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए हाउसिंग सोसाइटी पर छापा पड़वा रहे थे, तो उन्हीं दिनों में नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। JIT नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात कर रही थी और फिर JIT की रिपोर्ट की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया था। खुद इमरान खान ने बाद में तस्लीम किया कि JIT में फ़ौज के 2 ब्रिगेडियर्स ने नवाज शरीफ को नाअहल कराने में अहम किरदार अदा किया था। सिर्फ यही नहीं, जब नवाज शरीफ की नाअहली के बाद उनके और उनके ख़ानदान के खिलाफ नैब अदालतों में रेफरेंसेस चलाए गए तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जस्टिस एजाजुल अहसन को इन केसेस की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग जज बना दिया गया ताकि जल्द से जल्द केसेस पर सजाएं सुनाई जा सकें। जस्टिस एजाजुल अहसन ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना था। उनके हवाले से कुछ इल्ज़ामात सामने आने लगे तो उन्होंने इल्ज़ामात का सामना करने के बजाय पिछले साल जनवरी में अचानक इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि 2017 में जनरल फैज़ हमीद नवाज शरीफ को नाअहल करवाकर सियासत से ही बाहर कराने में मसरूफ़ थे। तो इसी दौरान हुकूमत के खिलाफ तहरीक लब्बैक के धरने में भी उनका किरदार और नाम सामने आया। बाद में फैज़ाबाद धरना केस के फैसले में जस्टिस काजी फायद ईसा ने भी एजेंसीज के किरदार पर सवालात उठाए थे और फिर इसी फैसले की बुनियाद पर जस्टिस काजी फायद ईसा को इंतकामी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनकी बरतरफी के लिए रेफरेंस दायर कर दिया, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ इस रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया। इसी तरह जब 2018 के इलेक्शन से पहले जनरल फैज़ हमीद नून लीग को साइडलाइन करने में मसरूफ़ थे तो साथ ही साथ इमरान खान के लिए आगे का रास्ता भी हमवार कर रहे थे। जनरल फैज़ हमीद ने चीफ जस्टिस साकिब निसार के जरिए इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाया। 2017 में इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहली का मुकदमा चल रहा था और इस बारे में 29 दिसंबर 2022 को जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में जनरल बाजवा का दोहराते हुए लिखा था कि इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुकदमे में मदद मांगी। मियां नवाज शरीफ उस वक्त तक पैनामा केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन सामने नजर आ रही थी। जनरल बाजवा ने DGC यानी मेजर जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान की मदद की हिदायत कर दी। उनका ख्याल था कि एक वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई हो चुका है और अगर दूसरा इलेक्शन से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गया तो मुल्क कैसे चलेगा। जनरल फैज़ हमीद ने मुल्क के एक मशहूर वकील को अपना LG बनाकर चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास भिजवाया। ये वकील साहब
लाहौर में चीफ जस्टिस से मिले, इब्तिदाई बातचीत हुई। इसके बाद जनरल फैज हमीद और जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात हुई। साकिब निसार इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों को बैक वक्त सादिक और अमीन डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि मेरे साथी जज नहीं मानेंगे, आप दोनों में से किसी एक को बचा लें। फैसला हुआ कि सरेदस्त जहांगीर तरीन को कुर्बान कर दिया जाए, ताहम मुस्तकबिल में उनकी बहाली की गुंजाइश जरूर रखी जाए। इसके बाद चीफ जस्टिस को 2 वकील दिए गए। उन वकीलों ने इमरान खान और जहांगीर तरीन का फैसला लिखा। 15 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाने का ऐलान हुआ और फिर इमरान खान सादिक को अमीन करार दे दिए गए, जबकि जहांगीर तरीन नाअहल कर दिए गए। ताहम जस्टिस साकिब निसार इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते आए हैं, मगर बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई। इमरान खान को सादिक को अमीन करार दिलवाने के बाद नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत से सज़ा दिलवाई गई और 2018 के इलेक्शन से पहले जेल में डाल दिया गया। और फिर जनरल फैज हमीद मुतहर्रिक हो गए कि नवाज शरीफ इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद भी जेल में ही रहें और उन्हें आला अदालतों से कोई रिलीफ ना मिले। इसके लिए जनरल फैज हमीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से रब्ता किया और उन्हें कायल करने की कोशिश की कि अगर उनके पास नवाज शरीफ की अपील आती है तो वो नवाज शरीफ को रिलीफ ना दें, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो फौज की 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मगर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी नहीं माने और उन्होंने बार की एक तकरीर में ISI की अदलिया में मुदाखलत की बात कर दी। मैं अल्लाह को गवाह करके बात कर रहा हूं, आज के इस दौर में ISI पूरी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। ISI के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं, ISI वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। जिसके बाद जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ज़ेर-ए-ताब आ गए, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया और फिर उन्हें जज के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया, मगर वो अपने दावे पर कायम रहे और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल उनकी बरतरफी को गलत करार देते हुए उन्हें बतौर रिटायर्ड जज मराद देने का फैसला कर दिया। खुद जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि किस तरह जनरल फैज हमीद ने नवाज शरीफ के केस से मुतालिक उनसे रब्ता किया और मेरिट पर फैसला करने की बात पर कहा कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आपकी एक मुलाकात हुई या 2 मुलाकातें हुई थी उनसे 2018 में? फैज हमीद साहब से मेरी 2 मुलाकातें हुई थी। और दोनों आपकी रिहाइशगाह पर हुई? दोनों मेरे घर पे, जी मेरी रिहाइश। दोनों उनकी दरख्वास्त पर हुई? जी दोनों उनकी दरख्वास्त। एक जून में 2018 में हुई और क्या एक नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन से पहले हुई? जी ऐसे ही है। और उनको उनकी सजा जो अहम बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में केस चल रहा था, उसके फैसले का उनको पहले से पता था कि यह फैसला होगा। तो मैंने उनसे पूछा था जी कि हाउ यू आर सो सर्टन, कहते नहीं सर वो तो तय है कि कन्विक्शन होनी है, सिर्फ क्वांटम के ऊपर अब बातचीत चल रही है, ये उन्होंने कहा था। वैसे फिर तारीखी जुमला जो है जो आपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कहा, उसकी नौबत एग्जैक्टली किस वक्त आई? और वो कहने लगे जी कि सर टू बी ऑनेस्ट आप ये बताएं कि अगर मामला आपके पास आता है तो आप क्या क्या रहेंगे। तो उस पर फिर मैंने उनको कहा था अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने अंदर इतनी करेज पाता हूं कि अगर मैं ये समझूं केस में एविडेंस स्ट्रॉन्ग है और सजा कम हुई है तो मैं एनहांसमेंट का नोटिस दे दूं, लेकिन अगर बात अदरवाइज है तो किसी की दुनिया बनाने या बिगाड़ने के लिए मैं अपनी आकबत खराब नहीं करूंगा, मैं तो मेरिट पे ही फैसला दूंगा। तो इस पर उन्होंने कहा था सर इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। सिर्फ यही नहीं, जुलाई 2018 में इलेक्शन से पहले जनरल फैज हमीद इस मुबैना मिशन को अंजाम देने लगे कि नून लीग का सियासी तौर पर सफाया कर दिया जाए। जेल जाने से पहले लंदन में नवाज शरीफ खुद ये कहते नजर आए कि जनरल फैज हमीद हमारे बंदे तोड़ रहे हैं। फैज हमीद साहब और उनकी जो टीम है वो पूरी तरह से मुलव्विस है। जो हमारे लोग तोड़े गए उन लोगों को पार्टी छोड़ने पे मजबूर करने में उनका किरदार है, ज़बरदस्ती ये काम करवाया गया है। पहले बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत ख़त्म कर दी गई, फिर वहाँ से आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब करवाकर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को मैनेज किया गया। 2017 के आखिर में जनरल फैज हमीद ने नून लीग को बलूचिस्तान में टारगेट करना शुरू कर दिया और हिकमत अमली ये थी कि 2018 में नून लीग की बलूचिस्तान हुकूमत को गिराया जाए और नून लीग के बागी अराकीन के जरिए रातों रात बलूचिस्तान में एक जमात बनाई जाए जो सेनेट इंतखाबात में भी नून लीग की अक्सरियत को रोक सके। और फिर यही हुआ। बलूचिस्तान के अराकीन सूबाई असम्बली ने अचानक अपने ही वज़ीर आला के खिलाफ बगावत कर दी और तहरीक अदम एतमाद लाई गई। अक्सरियती पार्टी होने के बावजूद नून लीग के उस वक्त के वज़ीर आला सरदार सनाउल्लाह ज़हरी को इस्तीफ़ा देना पड़ा और एक ऐसी पार्टी का रुकन असम्बली वज़ीर आला मुंतखब हो गया जिसकी असम्बली में अराकीन की तादाद सिर्फ 5 थी।
फिर इस बागी ग्रुप ने सेनेट इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतारे और 6 सेनेटर्स मुंतखब करा लिए गए। फिर अचानक अपोजिशन की 2 बड़ी सियासी जमातें तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इन आज़ाद अरकान सेनेट के पीछे खड़ी हो गई और फिर इस आज़ाद ग्रुप का नुमाइंदा चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गया, जिनका नाम सादिक संजरानी था। उन्हें पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान ने भी वोट दिया। तहरीक इंसाफ ने कई बार अपना मौक़िफ़ बदला और फिर खामोशी से डिप्टी चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे दिया। जी हाँ, इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उस वक्त पीपल्स पार्टी को वोट दिया था और फिर सेनेट इंतखाबात में तवज्जो का मरकज़ बनने वाले बलूचिस्तान के आज़ाद अरकान के ग्रुप ने अपनी नई सियासी जमात बना ली, जिसका नाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी रखा गया। 2018 में जिस दिन बाप पार्टी का ऐलान हुआ तो उसी दिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कोयटा पहुंचे थे और उन्होंने उस वक्त मुंतखब होने वाले वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़द्दूस बिज़ंजो से मुलाकात भी की थी। और फिर जुलाई 2018 में इल्ज़ाम लगा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की इस सारी मैनेजमेंट के नतीजे में इलेक्शन में RTS बिठाकर इमरान खान को इख्तियार में लाया गया। और जब इमरान खान की फैमिली पर करप्शन और फरागोगी से ताल्लुक़ के इल्ज़ामात सामने आए तो इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म जनरल आसिम मुनीर को हटाकर जनरल फैज़ हमीद को DGISI लगा दिया। और फिर जनरल फैज़ हमीद इमरान खान की हुकूमत को चलाने और उसे कायम रखने के लिए सरगर्म हो गए। इत्तेहादियों से लेकर अपोजिशन जमातों के अरकान सबको ब्लैकमेलिंग और धमकियों के जरिए मैनेज करने लगे। जब अगस्त 2019 में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश हुई तो अपोजिशन के अक्सरियती सेनेटर्स यानी 64 सेनेटर्स उस करारदाद के हक में खड़े हो गए और सादिक संजरानी को हटाने के लिए सिर्फ 53 वोट्स की ज़रूरत थी, यानी अपोजिशन के पास मतलूबा वोट से 11 वोट ज़्यादा थे। मगर जब करारदाद पर खुफिया वोटिंग हुई तो करारदाद के हक में सिर्फ 50 वोट्स आए। अपोजिशन के 14 वोटों में से 5 वोट मुस्तरद कर दिए गए और 9 वोट इमरान खान के उम्मीदवार सादिक संजरानी के हक में डाले गए। और जब अपोजिशन के उम्मीदवार मरहूम हासिल बिज़ंजो से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने जिम्मेदारी जनरल फैज़ हमीद पर डाल दी। रात इशाइये में आप कह रहे थे कि 64 लोग आपके होंगे, तो ये कहाँ गए 64 लोग? 64 खड़े नहीं थे, खड़े नहीं। तो ये जब अंदर गए हैं खुफिया रायशुमारी में, तो ये कौन लोग हैं 14 लोग जो आपसे? ये जनरल फैज के लोग हैं। जनरल फैज ISI के चीफ है, जानते हैं आप, उसके लोग हैं। मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसका दिफा करते रहे और कहते रहे कि ये तो अपोजिशन के सेनेटर्स की ज़मीर की आवाज़ थी। हमने नहीं तोड़े, लोगों का ज़मीर जागना शुरू हो गया। आज पीपल्स पार्टी में हैं, PMLN में हैं, बाकी पार्टीज में हैं, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया है। आज सही मानों में जमहूरियत की जीत और सेनेटर ने अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला किया। ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे क्योंकि नाइंसाफ़ी अल्लाह को नापसंद है। इसके बाद जनरल फैज़ हमीद ही तहरीक इंसाफ के हुकूमती मामला चलाते रहे। बजट मंजूर करवाना हो या इत्तेहादियों को मैनेज करना हो, जनरल फैज़ हमीद ISI के जरिए ये सारे काम करवाते रहे। खुद इमरान खान ने भी माना कि वो एजेंसियों के जरिए मुल्क चलाते थे। जुलाई 2022 को इमरान खान ने कहा था कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थीं, अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि इनको लेकर आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। इमरान खान के इत्तेहादी भी बता चुके हैं कि कैसे उन्हें एजेंसियां फ़ोन किया करती। तो खुद PTI के जितने बड़े लोग हैं जो ये कह रहे हैं, ये 3.5 साल तो खुद टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ के हमें फ़ोन कराते रहे। PTI ने तो हमें कभी कांटेक्ट ही नहीं किया, हमें दूसरे ही फ़ोन करते थे ये कह के कि भाई नहीं आया तो हम समझते हैं कि कौमी सलामती का मामला है, तो आप लोग जाके अपना किरदार अदा करें। ये जो आपकी कॉल्स का सिलसिला मुनक़ता हुआ है, ये क्या जनरल फैज़ के जाने के बाद ही हुआ है? क्योंकि वज़ीर आज़म ने तो आज नाम ले दिया उनका कि वो चाहते थे कंटिन्यू करें। मे भी इसके आसपास ही हुआ हो। तहरीक इंसाफ के उस वक्त के इत्तेहादी और फिर बाद में तहरीक इंसाफ के सदर बनने वाले चौधरी परवेज़ लाई ने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी होते हुए जनरल फैज़ हमीद हमारी पेशियां लगवाते थे और जनरल बाजवा से हमने शिकायत भी की थी। साहब ने चेयरमैन नैब को बुला कहा कि मुझे भी अंदर कर दे मोहन। हम हाजिरियाँ लगाते रहे, शुरा साहब इस हालत में, बीमारी की हालत में भी हम उठा के लेके जाते थे। इन्होंने तो हद कर दी है। तो फिर बाजवा साहब को फ़ोन किया, उन्होंने इसकी फिर अच्छी तरह से, वो कहते हैं ना पंजाबी जो फिर ठुकाई की फैज़ की, बात ही नहीं आ रहा था। तो उसने कहा जी पीछे से हुक्म है इमरान खान साहब का। तो ये क्या तरीका है? जबकि तहरीक इंसाफ के ही रुकन असम्बली मरहूम आमिर लियाकत हुसैन जब 17 नवंबर 2021 को PTI से नाराज़ होते हुए पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए आए तो साथियों ने सवालात किए तो उन्होंने जवाब दिया कि हम आए नहीं हैं बल्कि लाए गए हैं। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत इत्मीनान से लाए गए। और सर कौन लाया आपको? सर लाया कौन है? अच्छा। इसके अलावा जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने 22 मार्च 2024 को हमारे प्रोग्राम में कहा कि एक मुलाकात के दौरान जनरल फैज़ हमीद ने मुझसे कहा कि मुझे 2-3 दिन पहले आपके पास आना था, लेकिन अचानक कराची जाना पड़ गया। MQM के लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे,
मैं उनके स्क्रू टाइट करने गया था। जनरल फैज हमीद बता रहे थे कि वो जब ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आपसे और इतने बड़े दावे कर रहे हैं तो मैंडेट कहाँ से लेके आए हैं? आर्मी चीफ से लेके आए हैं? क्योंकि उस वक्त वो गालिबन डीजीसी थे, तो डीजी आईएसआई से लेके आए, किससे मैंडेट लाए? जब दूसरी दफा ये मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे यही कहा था कि जी कि आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। मेरे बॉस ने मुझे ये कहा है कि तुमसे एक हाई कोर्ट का जज जो है वो डील नहीं होता, और मैंने 2-3 दिन पहले आपके पास आना था, लेकिन सडनली मुझे कराची जाना पड़ गया क्योंकि एमक्यूएम के लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे, मैं उनको स्क्रू टाइट करने गया था। सूरत हाल ये थी कि चौधरी परवेज इलाही तक ये कहते नजर आए कि 3.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नेपियां बदली जाती रहीं और कुछ सीखने ही नहीं दिया गया। सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। कोई बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नापियां बदलते रहना सारी जिंदगी। तो नापियां बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या? अब क्यों नहीं बदली जा रही? अब क्यों नहीं फिर नापी बदली जा रही? नापी भी महंगी हो गई है। इसके अलावा पीडीएम जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रही थी तो उस वक्त भी इमरान खान कोशिश कर रहे थे कि उसे नाकाम बनाने के लिए जनरल फैज हमीद ही DGISI बरकरार रहें। खुद इमरान खान ने 5 मई 2022 को माना और कहा कि मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है हुकूमत गिराने का। मैं नहीं चाहता था कि हमारा इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो। जब तक ये सर्दियाँ ना निकल जाएँ, मैंने कैबिनेट में ओपनली कहा था, ये छुपी हुई बात नहीं है, मैं ओपनली कह रहा था उस वक्त ये खबरें भी आती थी कि इमरान खान की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के जरिए गिरने से बचाने के लिए जनरल फैज हमीद मुतहर्रिक थे। बाद में सदर आसिफ अली जरदारी ने बताया कि जनरल फैज हमीद ने ऑफर की थी कि आप PTI के साथ 6 वजारतें ले लें। तो वो जो फौजी इनके साथ था वो कौन था? क्यों मुझसे पूछवाना चाहते हैं? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चले, जनरल फैज था। हाँ, जाहिर बात है। आपको कहा गया कि PTI के साथ 6 मिनिस्ट्रियां ले लें। ये जनरल फैज ने कहा आपको? जरूरी मैंने से आपने 164 करानी है फैज पे। जनरल फैज हमीद 2017 से लेकर 2022 तक ISI के आला तरीन ओहदों पर फाइज रहते हुए मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग करते रहे। जब इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने PDM का इत्तेहाद बनाया तो नवाज शरीफ ने गुजरावाला के जलसे में लड़ने से खिताब करते हुए जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का नाम लिया था और कहा था कि आपको हिसाब और जवाब देना होगा। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी क्रांति और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। जनरल बाजवा साहब, आपको अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है कि आपने क्यों एक हाजिर सर्विस जज के घर जाकर उन पर आइन और कानून के खिलाफ फैसला करने के लिए दबाव डाला। क्यों आपने उन्हें वक्त से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनवा देने की पेशकश की। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है। फिर 2023 में मरियम नवाज और नून लीग के दूसरे रहनुमाओं ने सियासी इंजीनियरिंग के इल्जामात पर जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया तो उस वक्त जनरल फैज हमीद का अपना मौक़िफ़ सामने आया और उन्होंने कहा था कि 2017 और 2018 में वो सिर्फ एक मेजर जनरल थे और क्या फ़ौजी डिसिप्लिन में तनहा मेजर जनरल हुकूमत ख़त्म कर सकता था? फ़ौज में फ़ैसला सिर्फ चीफ का होता है और तमाम फैसले अदालतों ने किए। मगर जनरल फैज हमीद पर सियासी इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ सियासी जमातों और अदालतों को मैनेज करने का इल्ज़ाम नहीं लगा, बल्कि उन पर ये इल्ज़ामात भी लगे कि वो मीडिया और सहाफ़ियों को भी मैनेज करते हैं। वो पेमरा पर चैनल्स के लाइसेंसेस के लिए भी दबाव डालते थे। साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम के साथ जनरल फैज हमीद की एक ऑडियो सामने आई थी जो वो खुद लाए, जिसमें जनरल फैज हमीद अबसार आलम से 2 पुराने चैनल्स के लाइसेंस के हवाले से बात कर रहे हैं। हम जनाब अली, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। कमाल हम तो कोशिश कर चुके हैं। कमाल करते हैं, सारी लिफ्ट आपके लिए। नहीं सही बता रहा, मैं तो गिला कर रहा हूँ। अच्छा, गिला कर रहे हैं? नहीं, कि क्या हुआ ऐसा? चलो, मैं वो ब्रिगेडियर साहब है हमारा, मैं उसको भेजूंगा। एक काम है, वो 2 पुराने चैनल का लाइसेंस वो हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको वो लाइसेंस फंसे हुए हैं। वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। कौन से वाले? वो आएगा, आपको डिटेल मुझे भी नहीं पता, वो बताएगा आपको। अच्छा, मुझे तो आपने पहले कभी नहीं इसका कुछ कहा। नहीं, हम और बहुत सारे कहते हैं ना, जब भी जाते हैं वो कहते हैं ये वो नहीं हमारी बात सुनते। मैंने कहा चलो मैं खुद दरख्वास्त कर लूँ। वो आएंगे, ब्रिगेडियर गफार नाम है उनका। ठीक है, ठीक है, ओके। अबसार आलम ने जनरल फैज हमीद पर एक और संगीन इल्ज़ाम भी लगाया था। अबसार आलम का दावा है कि MQM के मरहूम रहनुमा अली रज़ा आब्दी के कत्ल का खुरा जिस रिटायर्ड अफसर तक जाता है वो जनरल फैज हमीद का खास आदमी। आब्दी कराची से MQM के सियासी रहनुमा वो कत्ल हो गए थे जी। उनके कत्ल का खुरा जिस रिटायर्ड ऑफिसर तक जाता है वो जनरल फैज का खास आदमी है। कितने इस तरह के कत्ल करने के लोगों को ऑर्डर किए गए, कुछ पूरे हुए, कुछ पूरे नहीं हुए।
अब इमरान खान जेल में हैं और वो खदशा जाहिर कर चुके हैं कि जनरल फैज़ हमीद को 9 मई के केस में उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि उनका मिलिट्री ट्रायल किया जा सके। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से जब जनरल फैज़ हमीद की सज़ा के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि एक इदारे का अंदरूनी मामला है। फैज हमीद साहब जो है एक इदारे का मुलाजिम था, अगर उस इदारे में जो है उनको किसी बात पर सजा दी गई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है और जब सियासी मामले पर बात होगी तो फिर इंशाल्लाह हम भरपूर जवाब देंगे। जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जनरल फैज़ हमीद की सज़ा के फैसले को तारीखी करार दिया। जो अपने ताकत के नशे में ना किसी सियासतदान को, ना किसी मीडिया हाउस को, ना किसी हमारी सोसाइटी में इसने अपने ओहद के ख़िलाफ़ वर्जी, अपने काम के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए पता नहीं क्या क्या किया। और आज हम वो दिन देख रहे हैं कि उसको भी इसी ज़िंदगी में उनकी जराइम का जवाब देना पड़ रहा है। आज का फ़ैसला तारीख़ी है कि जिस किस्म की मुदाखलत, जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज़ साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फ़ैसले से, और अगर इस फ़ैसले से पे अमल दरामद होता है कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया।